सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। तुमने शायद उन लोगों पर हैंड ग्रेनेड फेंके थे। मैंने उसके जज्बात को महसूस करके बात बदलनी चाहिए। जी नहीं, वो टेंस बाल की तरह प्लास्टिक बम थे जिसे मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। गुड, मैंने उसकी तारीफ की। गोया तुम खतरनाक हथियार बनाने में भी खासी सूझबूझ रखते हो, और माँ की पेट से तो कोई ये सब कुछ सीख कर नहीं पैदा होता। उसने इस बार फलसफियाना लहजा अख्तियार किया। हालात इंसान को आहिस्ता आहिस्ता दरस देते रहते हैं। अब मास्टर की के बारे में तुम्हारी क्या राय है? और मुझे अब भी यकीन है कि वो हमारा ट्रे खो बैठा होगा, और वरना वो अकेला ही 10-12 आदमियों के लिए बहुत काफी है, और बला का फुर्तीला और हाजिर दिमाग किस्म का बंदा है। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अब बीक वक्त 2 खतरनाक दुश्मनों से निमटना था, और भूषण सामने था, लेकिन जगत नारायण, उसने अपने मकरू जिस्म पर शराफत और खुदा तरसी का लिबादा ओढ़ रखा था, और भूषण के सिलसिले में मुझसे एक जरा सी गलती हो गई। अगर मैंने उस्मान गनी के मना करने के बावजूद ठिकाने लगाने का फैसला ना किया होता तो उसके अच्छे खासे कस बाल निकल चुके थे, और अब जगत नारायण ने भूषण को पसे पुष्ट रहकर तमाशा देखने की पेशकश की थी। इस वक्त जब मैं अपनी कार में जिंदा सलामत उसके बारे में कोई इंतकामी प्रोग्राम बना रहा था, वो कबीर दास के रूप में कहीं बड़े सुकून से बैठा मेरी मौत की इतला का मुंतजर होगा। लेकिन उसे जब अपने 6 कार आमद आदमियों की मौत की इतला मिलेगी तो वो यकीनन और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, और जब ऐसी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर कम नफरी के बावजूद दुश्मन पर अटैक करने का रिस्क लेना ज़रूरी हो जाता है, और इस तरह दुश्मन के कदम उखड़ जाते हैं। और चुनाचा मैं इस वक्त जगन नारायण के बारे में ऐसा ही कोई फैसला करने के बारे में पूरी संजीदगी से गौर कर रहा था, और अचानक मेरे जहन में आसफ का ख्याल आ गया, जिसे जगत नारायण ने पूरी तरह किसी ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में जकड़ रखा था, और मैंने फौरी तौर पर उससे मिलने का फैसला किया। दानिश ने मेरे इशारे पर गाड़ी सिराज की आफस की सिमत मोड़ ली, और आधे घंटे बाद मैं सिराज के साथ बैठा था, और मेरे वहां पहुंचने के बाद उसने कमरे में तखलिया करने का इशारा कर दिया। अहमद गौरी के सिलसिले में कुछ प्रोग्रेस हुई। मैंने गुफ्तगू का आगाज किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने कानून के साथ ताउन किया। सिराज ने तहमीद बांधने के बगैर पहलू बदल कर जवाब दिया, और उसने अभी तक जुबान बंद कर रखी है। उसने बस एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वो क्या? 2 आदमियों ने अचानक उसके अपार्टमेंट में घुसकर जूदो कूब करना शुरू कर दिया था, और जगत नारायण का वो सिक्का, उसके बारे में वो अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहा था। और मैं अभी मायूस नहीं हूँ, सिराज ने संजीदगी से कहा। हो सकता है कि वो ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट के बाद फर बोलना शुरू कर दे, और ये भी मुमकिन है कि भूषण की ऊपर तक की पहुंच अहमद गौरी को भी वहां से बाल की तरह निकाल ले। और मैंने एक अमकानी बात कही, और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में कि जब अहमद गौरी के खिलाफ कोई फर्द जुर्म आयद कराने की खातर हमारे पास कोई जवाब भी मौजूद नहीं। हाँ, सिराज ने निचला होंठ चबाते हुए जवाब दिया, और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहने के बावजूद कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स की वजह से मजबूरियों का शिकार हो जाती है, और ख़तरनाक मुजरमों को ज़्यादा खुल खेलने का मौका मिल जाता है। आसफ के बारे में क्या रिपोर्ट है? वो अभी तक अपने उस बयान पर कायम है कि सलमान कैसर को उसने रकाबत की बिना पर कत्ल किया, और उसके बावजूद आपने एक बार मुझसे कहा था कि बज़ाहिर आसफ बेगुनाह नजर आता है। उसके माजी का पूरा रिकॉर्ड आईने की तरह है, और मैं अभी उसी राय पर कायम हूँ। कोई वजह? मेरा ख्याल है कि किसी दबाव की वजह से आसफ ने इकबाल जुर्म कर लिया है, और सेठ नामान का भी यही ख्याल है कि उसने पुलिस के तशद्दुद से बचने की खातिर ऐसा किया है। सेठ नामान उसके सिलसिले में क्या पार्ट प्ले कर रहे हैं? वो करोड़पति ताजर है, और उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं।
आसफ उनका अजीज है, इसलिए उसे बचाने की खातिर मिस्टर नामान ने वकला और बैरिस्टर्स की पूरी टीम बना ली है, जो किसी भी केस के जीत की जमानत होने की पूरी सलाहियत रखते हैं। क्या आसफ उनके साथ ताउन करेगा? क्या मतलब? सिराज मेरे लहजे को महसूस करके चौंका। जिंदगी किसे अजीज नहीं होती, सबको होती है, मगर कभी कभी इंसान को कुछ मुकद्दस रिश्तों की खातिर जिंदगी की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। और मैंने हालात के पेश नजर कहा, आसफ फांसी का फंदा गले में खुशी खुशी डालने पर आमादा हो जाएगा, लेकिन सच उसकी जुबान पर नहीं आएगा। अलबत्ता ये मुमकिन है कि अदालत उसे जमानत पर रिहा कराने के बाद वो अपनी जिंदगी बचाने का कोई रास्ता इख्तियार करे। मैं समझा नहीं, सिराज ने हैरत का इजहार किया। अहमद गौरी के सिलसिले में मेरा नाम तो कहीं दरमियान में नहीं आया। जी नहीं, सिराज ने मुझे गौर से देखा। आपने यही कहा था कि आपका नाम। मैं इसी शर्त के साथ आसफ के सिलसिले में भी आपकी मदद करने को तैयार हूँ। मैं अब भी कुछ नहीं समझा, सिराज ने पूरी संजीदगी से कहा। बहरहाल मैं आपके हर मुमकिन बात मानने को तैयार हूँ। और जवाब में मैंने हुस्ना से मिलने वाली मालूमात की तफसील से दोहराया तो सिराज का मुंह खुले का खुला रह गया। और मेरी बात खत्म हुई तो उसने कहा, आपको इन सारी बातों की इतला कहाँ से मिली? पुलिस की तरह प्राइवेट आदमियों के भी अपने कुछ जराए होते हैं। आप नहीं बताना चाहते तो मैं इसरार भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आसफ के सिलसिले में मेरा अंदाजा गलत नहीं साबित हुआ, और उसके चेहरे के तासरात, बात करने का अंदाज और सादगी से 302 के केस में इकबाल जुर्म कर लेना ही इस बात की दलील है कि वो कातिल नहीं हो सकता। लेकिन किसी सबूत के बगैर हम पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, सिराज ने कहा। और फिर चौंक कर बोला कि आपको इल्म है कि आसफ की वालदा और उसकी बहन को कहाँ बतौर यरगमाल रखा गया है? ये मालूम होता तो शायद मैं आपको जहमत ना देता। और मैंने खेद अंदाज में कहा, और फिर कुछ सोच कर बोला कि आपके पास सूफिया नामी क्लब डांसर के कत्ल की केस फाइल मौजूद होगी। जी हाँ, लेकिन इस मामले में उस क्लब डांसर के कत्ल का बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने सिराज को मजीद तफसील से आगाह करते हुए पूछा, सूफिया का कत्ल कहाँ और किन हालात में हुआ? और वह समुंदर के किनारे एक ऐसे बोसीदा हट के खंडरात में से लाश की सूरत में बरामद हुई थी, और जिसके मालकान 2 साल से बाहर गए हुए हैं, और हट की देखभाल करने वाला कोई चौकीदार भी मुकर्रर नहीं था। और दूसरे चौकीदारों का बयान है कि अक्सर अय्याश तबा के लोग इन खंडरात में अपने जज्बे की तस्कीन कर लिया करते थे, और सूफिया को गला काट कर हलाक किया गया, लेकिन कोई शहादत ना मिलने के बाद इस फाइल को दाखिले दफ्तर कर दिया गया। सिराज ने क्लब डांसर के बारे में अपनी मालूमात फराहम करते हुए कहा, बज़ाहिर आपकी बात में खासा वजन है, और ऐसी सूरत में जबकि आसफ की मां और बहन को भी अगवा कर लिया गया है, कोई वजह नहीं है कि मैं आपकी कहानी को गलत करार दूं। लेकिन इस कहानी से एक बात जरूर वाज़ेह होती है कि आसफ के किरदार के मामले में हो सकता है उसे किसी बहाने से वहां बुलाया गया हो, मैंने कहा। और सूफिया के साथ जगत नारायण के आदमी भी वहां पहले से मौजूद होंगे, जिन्होंने आसफ को जबरदस्ती घेर घार कर उसके खिलाफ ब्लैक मेटिंग सिर्फ मवाद तैयार कराया होगा। और ये बात किसी हद तक सोची भी जा सकती है, मगर इसके बावजूद क्या मैं आपकी इजाजत से आसफ से तन्हाई में कुछ गुफ्तगू कर सकता हूँ? हमारी दीवारों की भी कान और आंखें होती हैं मिस्टर शहबाज, सिराज ने कसमसा कर जवाब दिया। और मैं आप पर मुकम्मल इत्मीनान कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये बात लीक आउट हो गई तो ठीक है, मैं आपकी मौजूदगी में भी आसफ को जुबान खोलने पर आमादा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? हमारी इस खुफिया मुलाकात का इल्म किसी चौथी शख्सियत को नहीं होना चाहिए। उसकी तो बात एक ही सूरत मुमकिन है। थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, मैं आसफ को किसी बहाने से तन्हा ले जाने की गर्ज से किसी ऐसी जगह ले जाऊं जहां आप भी पहले से मौजूद हों, लेकिन ऐसी कोई जगह का बंदोबस्त मेरे जिम्मे, मैंने जल्दी से कहा। लेकिन आपको बहुत मोहतात रहना होगा। जगत नारायण के सादा लिबास वाले हर लम्हा उसकी निगरानी पर मामूर होंगे, और अगर उनको भिनक भी मिल गई तो फिर शायद ना हम आसफ को बचा सकेंगे और ना उसकी माँ और बहन को। और मैं इस बात की अहमियत को समझ रहा हूँ। मैंने जवाब में उठकर सरार से हाथ मिलाया और फिर उसको रात को घर पर बात करने का वादा करके चला आया। और रास्ते में मैं आसफ ही के बारे में सोच रहा था और मैंने उस्मान गनी की आवाज़ सुनी, रफ़ीकी
मेरे होते हुए तुम इतने परेशान मत हुआ करो। और मैंने नजरें घुमाकर देखा, वो मेरे बराबर जवान था और तुम्हें आसफ से बात करने का मौका मिल जाएगा और जगत नारायण के फरिश्तों को भी इसका इल्म नहीं होगा। लेकिन तुम अपनी कालका के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्यों? क्या तुम उसका रास्ता नहीं कर सकते? तुम्हें रफीक कहा है तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है। वो क्या? ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाता है रफीकी। और अगर जगत नारायण तुम्हें खत्म कराने के मंसूबे बना सकता है तो तुम भी उसे कोई खूबसूरत तोहफा पार्सल कर सकते हो। उस्मान गनी ने मैंने खेत अंदाज में पलके झपका कर जवाब दिया, कोशीला को क्यों फरामोश कर रहे हो? और बुत ढाना तो वैसे भी सवाब का काम है और जगत नारायण उसे बहुत पसंद करता है। उसकी लाश का तोहफा पाकर वो दीवाना भी हो सकता है। ये और बात है कि मुझे कौशल्या की जवान मौत का सदमा होगा। हैरत है, मैंने मुठिया भींच कर कहा, और मुझे कौशल्या का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? देर आई दुरुस्त आयद, वो मुस्कुराकर बोला, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कोई संग तराश भी अपने बनाए हुए किसी नापसंदीदा चीज को मसमार करने से बेशतर एक बार उसे हर जाविये से करीदी निगाहों से जरूर देखता है। और कौशल्या तो फिर एक हसीन और जीगता जागता मुजस्मा है। और मेरा ख्याल है कि तुम मेरा मकसद समझ गए होगे। क्या तुम आसफ की माँ और बहन के सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते? तुम भूल रहे हो रफीकी कि मैंने तुमसे एक बार पहले भी कहा था कि मेरे इशारे पर अमल करते रहो और गार गम से आज़ाद हो जाओ और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मगर वो मुस्कुराकर फिजा में तहलील हो गया और कमरे में सराज और आसफ के अलावा कोई चौथा आदमी नहीं था। और हमारी मुलाकात साहली इलाके की एक दूर दराज हट में हुई, जिसका फैसला मैंने रात ही सराज से मिलकर तय कर लिया। और ये हट मेरे एक गैर मुल्की वाकफकार की थी जो इन दिनों मुल्क से बाहर गया हुआ था। क्या तुम खुलकर हमें सलमान कैसर के बारे में नहीं बताओगे? मैंने गुफ्तगू की इब्तदा की। मुझे जो कहना था वो मैं पहले ही कह चुका हूं, वो रुखाई से बोला, और उसमें किसी तरमीम या अजाफे की कोई गुंजाइश नहीं। सलमान कैसर को मैंने ही रकाबत के जज्बे के तहत हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है और अब तुम खुशी खुशी फांसी के फंदे पर लटकने को आमादा हो। सिराज ने कहा, किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है? क्या तुम नगमा से सच्ची मोहब्बत करते हो? मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। अब ये सवाल भी कोई अहमियत नहीं रखता। तुम्हारे अलावा कुछ और अफराद भी यकीनन नगमा में दिलचस्पी रखते होंगे। मैंने पूछा। मैं भला क्या कह सकता हूं? उसने शाने उचकाकर बेजारी का इज़हार किया। क्या तुम सूफिया नामी किसी क्लब डांसर से भी वाकिफ हो? इस बार मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए सवाल किया और मेरे मुंह से सोफिया का नाम सुनकर उसे एक लम्हे को हैरत हुई, लेकिन उसने जल्द ही खुद पर काबू पाते हुए कहा, सोफिया, ये नाम मैंने शायद कभी अखबार में जरूर पढ़ा था। और साहली इलाकों की तफरी गाहों से कोई दिलचस्पी रखते हो? मैंने दूसरा जाविया अख्तियार किया। बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूं, उसका लहजा सपाट था। आसारे कदीमा के खंडरात के बारे में तुम्हारी जाती राय क्या है? वक़्त की बर्बादी और पैसों की फजूल खर्ची, उसने हकारत से जवाब दिया। हम जो अपनी आज की तहजीब का ख्याल नहीं रखते, अपनी हालत और मुआशरे के ज़बू हाली को ख़त्म करने से कासर हैं, और हज़ारों साल पुरानी तहजीब का मुताला हमारे ऊपर क्या असर अंदाज होगा। कलाशनकोफ कल्चर जब अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो फिर कोई अवामी इनकलाब भी उसे ख़त्म कर सकता है। लेकिन हम अपने अपने हाल में मस्त हैं और हमारी सोच इनफरादी है। इज्तिमाई तौर पर सर जोड़कर बैठना और मसाइल का कोई मस्बत हल तलाश करने की बजाय हम एक दूसरे की टांग घसीटने की फिक्र में लगे रहते हैं। आसारे कदीमा ये महज दुनिया दिखावा है, और कल के इंसान ने जो तरक्की की थी उससे हमें क्या मिलेगा? सिर्फ मुताला करने से कोई फ़ायदा नहीं। ज़रूरत अमल की है और जिसका फुकदान है, और ये कसीर सरमाया जो ज़मीन खोदने पर खर्च किया जा रहा है, यही किसी कच्ची आबादी की बुनियाद रखकर हज़ारों इंसानों की सर छुपाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और गैर ममालिक को पुरानी तहजीब में उलझा कर हम ज़्यादा दिनों तक अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते। सकरात को महज इसीलिए जहर का जाम पीने पर मजबूर किया गया था कि वो तहकीकार को नहीं बल्कि उन लोगों को सरेआम सराहता था जो उस तख्लीक के तमाम पहलुओं को तहकीक करके मुकाबले में बेहतर समझते थे। और सिकंदर आज़म का नाम हमारी तारीख में सुनहरे हरफों में लिखा गया है। आखिर क्यों?
लोग हलाकू खान से नफरत करते हैं और ये सब कुछ समझने की खातिर हमें। आसफ बोलते बोलते रुक गया। आखिर क्यों? उसे एहसास हो गया था कि वो जो कुछ कह रहा है और जो कहना चाहता है उसका वक्त गुजर चुका था। तुम खामोश क्यों हो गए? मैंने दिलचस्पी का इजहार किया। मुझे खुशी है कि अभी तुम्हारे अंदर का बाशऊर इंसान सांस ले रहा है और ये चंद सांस उसकी जिंदगी को बढ़ा नहीं रहे, कम कर रहे हैं, और फलसफे से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? उसने मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए सिराज की जानब देखा। हम तुमसे उस खंडरात के बात करना चाहते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में तबाही बनकर दाखिल हुए हैं। और मैंने तेजी से कहा, मैं समझा नहीं। तुम साहली इलाके के उस मनहदम हट में क्या करने गए थे जहां सोफिया के कत्ल ने तुम्हें दूसरों के इशारे पर नाचने पर मजबूर कर दिया है? मैंने उसे घूरा। मैं नहीं जानता कि तुम। बको मत, मैं झल्ला आ गया। मुझे बताओ कि वहां सोफिया के अलावा और कौन कौन लोग थे और सोफिया के कत्ल में किसका हाथ शामिल था। मेरा ख्याल है कि तुम लोग अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो, वो इस्तहज़ाइया पैराए में बोला। मैं सलमान कैसर को कत्ल करने के जुर्म का एतराफ़ कर चुका हूँ और तुम्हें और किसी बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं जज्बाती हो गया। सोफिया को जगत नारायण के आदमियों ने ठिकाने लगाया है, लेकिन इससे बेशतर वो तुम्हारी और सोफिया की आवाज़ों की टेप के अलावा और वीडियो कुछ ऐसी काबिल एतराज़ तस्वीर भी बनाने में कामयाब हो गए थे जिसे देखने के बाद कोई भी शरीफ आदमी गड़बड़ा सकता है। और तुम शायद मुझे किसी हॉरर फिल्म की कहानी सुना रहे हो, वो बेपरवाही से बोला। उसी फिल्म का एक मुतहरक सीन नगमा भी है और तुम्हारी कज़न। और मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे अलावा जगत नारायण भी उसमें दिलचस्पी ले रहा था। चुनाचा उसने शतरंज के किसी माहर खिलाड़ी की तरह ना सिर्फ तुमको दरमियान से काट दिया, बल्कि अब शायद वो तुम्हारे ही जरिए नगमा तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है। और कामयाबी की सूरत में उसने तुम्हें सलमान कैसर के केस से बरी कराने का वादा किया है। वो उठकर खड़ा हो गया। क्या तुम मुझे दलाल समझ रहे हो? आसफ की आंखों से चिंगारियां उबल पड़ी और वह पूरी तरह गर्म हो चुका था और अब उस पर सिर्फ एक कारी ज़रब की जरूरत थी। और मैंने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया और मैंने खेद लहजे में बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुमने अगर उनका मुतालबा पूरा भी कर दिया तो क्या वो तुम्हारी माँ और बहन को आज़ाद कर देंगे? माँ और बहन का नाम सुनकर वो चौंका और फिर समुंदर की जाग की तरह बैठ गया। मैं तुमसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ। वो मुजस्समे अल्तजा बन गया। मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो, लेकिन मेरी बेगुनाह माँ और मासूम बहन को बचा लो। क्या जेल में आने के बाद भी तुम्हें जगत नारायण की तरफ से कोई पैगाम मिला है? हाँ, वो मुर्दा आवाज में आहिस्ता से बोला। मैं उस आवाज को खूर दरिंदे को नगमा से मिलवा दूं। पैगाम पहुंचाने वाला कौन था? मैंने दूसरा सवाल किया। एक काली भीड़, आसफ सराज की तरफ देखकर बोला। और वैसे ही जैसी हर एहसास महकमे में होती है और उनका अगर खात्मा हो जाए तो फिर मुजरिमों की सुराग रसानी का एक मुअस्सर जरिया हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। क्या तुम मुझे उस कारिंदे का नाम बता सकते हो? नहीं, आसफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जिंदगी की थोड़ी बहुत उम्मीद जो बाकी रह गई है, मैं उसे खत्म नहीं करना चाहता। मुझ पर एतमाद करो। सिराज ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी पोजीशन की नज़ाकत को महसूस कर रहा हूं और मैं अपने कारिंदे से कोई बात पुरस करके तुम्हारे लिए मजीद कोई खतरा पैदा नहीं करूंगा। अलबत्ता उस काली भीड़ से मोहतात रहना हमारे आइंदा के प्रोग्राम के लिए कारआमद हो सकता है। सॉरी, आसफ ने सपाट लहजे में जवाब दिया। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। फर्ज करो अगर मैं तुम्हारी माँ और बहन को बाजियाब करा लूं तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? मैंने उसके सामने दाना डाला। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी की आखिरी सांसों तक मानूंगा। जगत नारायण के बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने पूछा। मैं बराह रात उससे कभी नहीं मिला, लेकिन उसके एक कारिंदे से जरूर वाकिफ हूं जो हमारे दरमियान किसी राब्ता अफीसर के फराइद अंजाम देता रहा है। क्या तुम उसके बारे में बताना पसंद करोगे? सिराज ने जल्दी से दरियाफ्त किया। और मेरा ख्याल है कि वो भी बराह रात जगत नारायण से वाकिफ नहीं। उसने मुझे यही यकीन दिलाया था कि उसे जितने अहकामात मिले हैं वो फ़ोन पर मसूल हुए हैं। और फ़र्ज़ करो कि तुम नगमा को किसी तौर पर हमवार करने की साजिश में कामयाब हो जाते तो ऐसी सूरत में तुम उसे कहाँ पहुँचाते? इसका फैसला मेरे जवाब के बाद ही किया जाता। वो होंठ काटते हुए बोला, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मौत और जिंदगी तो खुदा के हाथ में है और वैसे भी ये दलाली का ये काम
कभी ना करने का आखिरी फैसला कर चुका हूं। क्या तुमने उन लोगों को अपने फैसले से आगाह कर दिया है? सराज तेजी से बोला। इतना बेवकूफ भी नहीं हूं, और मेरा आखिरी फैसला सुन लेने के बाद वो मेरी माँ और बहन को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उन्हें कहाँ रखा गया होगा? सराज ने पहलू बदलकर पूछा। नहीं, जिस वक्त सलमान कैसर को कत्ल किया गया उस वक्त तुम कहाँ थे? तुमने अभी कहा था कि तुम मेरी माँ और बहन को बाजियाब कर सकते हो। आसफ ने सराज की सवाल का जवाब देने के बजाय मुझे पुरउम्मीद नजरों से देखा। क्या तुम्हें इल्म है कि उन्हें कहाँ रखा गया? परेशान मत हो, मैंने उसे दिलासा दिया। हमारे कहने पर खामोशी से अमल करते रहो। हो सकता है कि इस तरह हम तुम्हारे किसी काम आ जाएं। और उसके चेहरे पर दोबारा मायूसी के बादल मंडलाने लगे। हिम्मत हार देना बुज़दिली की इलामत है। मैंने उसे उकसाने की कोशिश की। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी माँ और बहन को ऐसा नहीं पहुंचा सकते तो तुम्हारी मौत के बाद उनका रद्द अमल ज्यादा शदीद भी हो सकता है। मिस्टर सराज और मैं अलग अलग नहीं हैं। तुम हमारे साथ तावन करो, हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का यकीन दिलाते हैं। ठीक है, वो थोड़े तवक्कुफ के बाद बोला। अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं, लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि मैं तुम दोनों के सिवा किसी और से किसी मसले पर गुफ्तगू नहीं करूंगा। मुझे मंजूर है। सराज ने जल्दी से हामी भर दी। और मैं कोई बात करना चाहता था कि अचानक मैंने उस्मान गनी को सराज के बराबर वाले सोफे पर बैठे देखा। और मैंने तुमसे वादा किया था रफीकी कि तुम मेरी दिल बस्तगी का मवाद फराहम करते रहो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और मैंने जवाब में खला में देखना शुरू कर दिया। अंदाज ऐसा ही था जैसे मैं किसी बहुत ही अहम नुक्ते पर गौर कर रहा हूं, लेकिन असलियत उसके बरअक्स थी। और मैं उस वक्त उस्मान गनी की वहां आमद का असल मकसद मालूम करना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूं, उस्मान गनी ने मेरी कफियत को महसूस करते हुए कहा। मैंने आसफ की माँ और बहन को तुम्हारे दोस्त सरार साहब के दफ्तर पहुंचा दिया है और वह पूरी तरह हिफाजत से हैं। और पुलिस का वो एहलकार जो जगत नारायण के मुखबरी का काम सर अंजाम देता था, मेरे एक ही झटके से अपना जहनी तवादन खो बैठा है। और सराज के नायब ने उसको हथकड़ी बेड़ी पहनाकर बड़ी मुश्किल से काबू कर रखा है। सराज से कहो कि वक्त ज़ाया किए बगैर दफ्तर पहुंचे, और अब उन दोनों खिवात्यान की हिफाजत की जिम्मेदारी उसे लेनी होगी। और उन दोनों को फौरी तौर पर किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाए और पुलिस कार्रवाई को फिलहाल मुलतवी रखा जाए। इसी में सब की खैरियत है। आसफ को समझाने की कोशिश करो कि वो नगमा के सिलसिले में जगत नारायण की ऑफर कबूल कर ले, लेकिन ये शर्त लगा दे कि सलमान कैसर के कत्ल के केस से गुलू खलासी के बाद ही वो इसके किसी काम आ सकेगा। और उस्मान एक लंबी सी सांस लेकर अपनी बात जारी रखी। कोशिश करो कि दूसरे नंबर पर कर दो, और तुम्हें यहाँ से फौरन अंदर की मदद को पहुंचना है और जगत नारायण की ऑफर कबूल कर ले, लेकिन ये शर्त लगा दे कि सुलेमान कैसर के कत्ल केस से गुलू खलासी के बाद ही वो उसके किसी काम आ सकेगा। और उस्मान गनी ने एक लंबी सांस लेकर अपनी बिलत बात जारी रखी। कोशलिया को दूसरे नंबर पर कर दो, और तुम्हें यहाँ से फौरन निदा की मदद को पहुंचना है कि जगत नारायण के आदमी तुम्हारी कालका के इशारे पर उसे अगवा कराने के इरादे से रवाना होने वाले हैं, और तुम्हारे वहां पहुंचने तक मैं उन्हें रोके रखूंगा। और फिर उस्मान गनी ने मुझे निदा का पता समझाया और निगाहों से गायब हो गया। मिस्टर शहबाज, सराज ने मेरी तवील महियत को महसूस करते हुए पूछा, आप किस ख्याल में गुम हो गए? मिस्टर सराज, मैंने गैर फितरी अंदाज में कहा, आप फौरन दफ्तर पहुंचने की कोशिश करें। वो काली भेड़ जो जगत नारायण के मुखबरी कर रही थी अपना जहनी तवादन खो बैठी है, लेकिन आप इसको इस बात पर इस कदर यकीन से किस तरह कह सकते हैं? सराज ने मुझे हैरत से घूरते हुए कहा। छठी हिस्स, मैंने बदस्तूर खिला में घूरते हुए जवाब दिया। जब कुदरत किसी पर मेहरबान होती है तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और अगर कोई मुल्ज़म खुद आपके दफ्तर में पहुंच सकता है तो फिर मजलूम की रसाई भी हो सकती है। क्या अजब है कि इस वक्त आपके दफ्तर में वो दोनों अगवाशुदा खवातीन भी मौजूद हों जिसकी बिना पर आसफ साहब ने अपनी जुबान बंद कर रखी है। और आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? सराज चौका आसफ के सिलसिले में मेरे नजूम का करिश्मा देख चुका था, इसलिए कदरे घबरा कर बोला, आपको एहसास है कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो गलत नहीं है, मैंने अपने अदाकारी जारी रखते हुए कहा।
आसिफ को हिदायत कर दें कि वो नगमा को जगत नारायण से मिलाने पर आमादा हो सकता है, लेकिन इस वक्त जब उसे सलमान कैसर केस से मुकम्मल निजात दिला दी जाए। और सिराज के अलावा खुद आसिफ भी मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था और मेरी बातें करने का अंदाज उस वक्त किसी ऐसे मामूल से मिलता जुलता था जिसे ट्रांस की हालत में बोलने पर मजबूर कर दिया गया हो। और फिर मैंने अपने मतलब की बात खत्म करने के बाद चौंकते हुए आसिफ से कहा कि हम तुम अदालत में यही बयान दोगे कि पुलिस के तशद्दुद से तंग आकर तुमने मजबूरन एक नाकर्दा संगीन जुर्म का एतराफ कर लिया था, वरना सलमान कैसर की मौत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मिस्टर शहबाज, सिराज दखल अंदाजी की। इसके अब से भी हैरत मतरशा थी। और अभी आप मिस्टर आसिफ की और बहन के बारे में जो कुछ कह रहे थे। और मैंने चौंक कर पूछा, क्या कह रहा था? यही कि वो दोनों इस वक्त मेरे दफ्तर में भी मौजूद हो सकती हैं। आप शायद मुझसे एक बार फिर वैसा ही मजाक कर रहे हैं जैसा मिस्टर आसिफ की गिरफ्तारी के मौके पर किया था। आपने ये भी कहा था कि मिस्टर सिराज का वो करिंदा जो जगत नारायण के हाथों बिका हुआ था, वो भी अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। और इस बार आसिफ ने मुझे बहुत गौर से देखते हुए कहा, आपको याद नहीं? ओह मेरे खुदा! मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया, परेशानी का इजहार किया। और ये मुझे क्या होता जा रहा है? और मेरा ख्याल है कि आपको शायद इस वक्त कुछ देर आराम की जरूरत है। शायद ऐसा ही हो। और मैंने बड़े संजीदगी से उठते हुए कहा और फिर खोए खोए अंदाज में कदम उठाता तेजी से हट से बाहर आ गया जहां मेरी गाड़ी मौजूद थी। और मैंने गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी स्टार्ट किया और फिर शहर वाली सुनसान रोड पर तेजी से रवाना हो गया। और उस्मान गनी की पूरी इसरार शख्सियत ने मुझे एक बार फिर बड़ी दिलचस्प सिचुएशन से दो चार कर दिया और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। रास्ते से मैंने दानिश को पिक किया और वो भी अभी तक उसी छत वाले होटल में बैठा था जहां मैं उसे छोड़कर गया था। स्टेनिंग दानिश के हवाले करके मैं पिछली सीट पर आ गया और दानिश को निदा के मकान का पता बताने के बाद मैंने कुछ देर ज़हन को आराम करने की खातिर आंखें बंद ही की थी कि कालका की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। बहुत थके थके नजर आ रहे हो भोलेनाथ, किन सपनों की सैर कर रहे हो? और मैंने आंखें खोलकर कालका को देखा जो क़यामत बनी मेरे पहलू में मौजूद थी। और इस वक्त में मेरा ख्याल कैसे आ गया? क्यों, मैंने पहले कभी तुम्हारा ख्याल नहीं किया। मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त तुम कहाँ थी जब जगत नारायण के 6 मुल्कुल मौत मुझे घेर कर जहन्नम रसीद करने की कोशिश कर रहे थे? मैंने शिकवा किया। उस वक्त भी मैं तुमसे दूर नहीं थी। कालका मुस्कुराई। अगर मैंने तुम्हारी सहायता न की होती तो शायद तुम भगवान को प्यारे हो चुके होते, लेकिन बोशन की रहायशगाह पर मुझे गोलियां लगने के बावजूद तुम्हें कोई तरस नहीं आया था। मैंने जहर खद लहजे में कहा। वो और बात थी। और मैंने तुमसे कहा था कि अभी बोशन से टकराने का ख्याल मन से निकाल दो, लेकिन तुमने मेरा कहा नहीं माना था। और इस वक्त तुम भी काली के रूप में मुझे सजा देने के कारण पूरे जलाल से आई थी, लेकिन तुम्हारे जंतर मंतर किसी काम ना आ सके। और मैंने इस्तहज़ाइया लहजे में कहा, उस रोज तुम्हें अपने शिकस्त का एहसास कैसा लगा था? ज्यादा घमंडी मत बनो। उसका लहजा तीखा हो गया। तुम कालका की महान शक्ति के चमत्कार देख चुके हो, लेकिन समय समय की बात है और जो हालात कल थे वो आज नहीं रहे, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। और जीवन इसी धूप छांव का नाम है। और मेरा विश्वास है कि तुम्हें एक बार फिर मेरी महान शक्ति की जरूरत पेश आएगी। मेरा एक काम करो कालका रानी। मैंने उसे मकबूल निगाहों से देखा। जगत नारायण के असली चेहरे को बेनकाब कर दो और मुझसे ठटोलबाजी मत करो भोलेनाथ। वो नागन की तरह बल खाकर बोली, तुम खूब जानते हो कि मेरी तरह वो भी बोशन की सहायता कर रहा है, समझा? मैं जहर खान से बोला, तुम उसके मुकाबले पर मेरा साथ नहीं दोगी, यही समझ लो। इस वक्त क्या सिर्फ यही कहने आई थी? और मेरी आवाज में तलखी आ गई। दूर हो जाओ मेरी निगाहों से। मुझे तुम्हारे मन, शरीर और तुम्हारी महान शक्ति की कोई जरूरत नहीं रही। ये तुम कह रहे हो? उसने मुझे कहर आलूद नजरों से घूरा। क्या तुम अब कालका से पंजे लड़ाने की कोशिश करोगे? और मैं किसी दास की तरह तुम्हारे चरणों में जीवन बता सकता हूं। केवल एक शर्त है, मैंने संजीदगी से कहा। तुमको अगर मुझसे सच्चा प्यार है तो बोशन और जगत नारायण दोनों को अपने प्यार की भींट पर चढ़ा दो और मैं ठोकर मारकर उन दोनों को उनकी हैसियत का एहसास दिलाना चाहता हूं। बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहे हो शहबाज खान। समय समय की बात है कालका रानी, मैंने इस्तहज़ाइया अंदाज में जवाब दिया। तुम्हें निरंजन लाल तो याद होगा कि तुमने और तुम्हारे गुरु पंडित बंसीधर ने
मिल जुल कर उसकी सहायता करने की कोशिश की थी, लेकिन अंजाम क्या हुआ? अब तो निरंजन की राख भी समुंदर की तह में नीचे बैठ चुकी होगी। और पंडित बंसीधर, क्या तुम विश्वास करोगी कि मैंने उसके कटे हुए सर से बात की थी और उसकी गर्दन से ताज़ा ताज़ा खून बह रहा था, लेकिन वो लेडी मकलानस के हुक्म पर मेरे सामने आने पर मजबूर हो गया था। और मैं उसी लेडी मकलानस की बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हारी सुंदर मूर्ति को, वो सफ़ेद फार्म कुतिया, कालका बेहद खौनख्वार लहजे में बोली। अब शदीद उसका समय पूरा हो गया है और कोई नई बात करो कालका रानी, ये जुमला तो तुम कई बार दोहरा चुकी हो। और कालका बल खाकर रह गई। अंदाज ऐसा ही था जैसे किसी ने कोई वजनी पत्थर उठाकर किसी बफरी व नागन के सर पर दे मारा हो। तुम शायद अपनी औकात भूल गए हो, वो आग बगोला होकर बोली। कालका की शक्ति को समझने में तुम गलती से काम ले रहे हो। मुझे अपनी औकात याद है कि कालका, लेकिन तुम्हारी मिसाल अब ढलते सूरज की तरह है, इस बात को याद रखना। तुम कालका को ललकार रहे हो, यही समझ लो, मैंने बेदिली से जवाब दिया। तो वो मुझे कहर अलग निगाहों से घूरती हुई नजरों से गायब हो गई और मैंने पिछली शर्त पर सर टिका दिया। और मैं आने वाले लम्हों के बारे में सोच रहा था और मुझे यकीन था कि बदलते हालात के पेश नज़र फिलहाल कालका का कोई वार मुझ पर मुअस्सर नहीं हो सकेगा। उस्मान गनी ने एक बार फिर मेरी हैसियत को सराज के लिए खास तौर पर निहायत पुरअसरार बना दिया। बहरहाल इस वक्त मैं सिर्फ निदा के बारे में सोच रहा था और उस्मान गनी ने कहा था कि जगत नारायण की सेक्रेटरी को नंबर 2 पर करके पहले निदा तक पहुंचा जाए। और अहमद गौरी के बारे में मालूम कर लेने के बाद अब जगत नारायण अपने आदमियों के जरिए निदा को अगवा कराना चाहता था। वो खूबसूरत और हसीन सी 9 उम्र लड़की महज दौलत की हवस की खातर एक फार्मूले की चोरी के सिलसिले में अहमद गौरी के साथ मिलकर अपने मुल्क का अहम राज दुश्मनों के हाथों फरोख्त करने पर आमादा हो गई थी। और मुझे यकीन था कि उसको वर्ग लाने में भी कालका की तागूती कुव्वतों का जरूर दखल रहा होगा। और अहमद गौरी के बाद अब निदा की अहमियत भी बढ़ गई। शायद इसीलिए जगत नारायण उसे फौरी तौर पर मंजर आम से हटाना चाहता था। और खासी देर तक मैं इसी बारे में सोचता रहा और फिर गाड़ी की रफ्तार कम हुई तो मैंने आंखें खोल दी। वो एक ऐसी आबादी थी जहां औसत दर्जे के लोग रहते थे। दानिश मकान के नंबरों को मोहतात निगाहों से देख रहा था और फिर उसने गाड़ी एक कदरे कुशादा सड़क पर रोक दी जो मकानों के दरमियान वाक़या थी। और उसके बाद हम पैदल सफ़र करते हुए उस मकान तक पहुंच गए जिसके बारे में उस्मान गनी ने बताया था। और हमने अपनी कार जहां छोड़ी थी वो मकान उसकी तीसरी गली में वाक़या था। उस लाइन में ज़्यादातर मकानात 200 गज पर तामीर थे और सिंगल स्टोरी थे, लेकिन वहां प्लानिंग और साफ सुथराई का ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखा गया था। दानिश के साथ मिलकर मैंने मकान के इर्द गिर्द चक्कर लगाने और अंदाज ऐसा ही था जैसे हम किसी मकान की तलाश में हों। और तीसरे चक्कर में दानिश ने दबी जबान में कहा, सर मैं अकब से अंदर जाने की कोशिश करता हूं, आप फिलहाल सामने रहें। लेकिन और मेरा ज़ाती ख्याल है कि 2-3 अफराद से ज़्यादा नहीं होंगे और मेरा ख्याल कदरे मुख्तलिफ है। और मैंने कुछ सोच कर जवाब दिया और फिर संजीदगी से बोला, अंदर की पोजीशन देखने के बाद तुम मुझे फौरी तौर पर मतला करोगे। और दानिश के जाने के बाद मैंने फिर निदा के बारे में सोचने लगा और मेरा ख्याल था कि वो इस मकान में अपने किसी बुजुर्ग के साथ नहीं रहती होगी, वरना इतनी आज़ादी से वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। और दूसरा ख्याल मेरे ज़हन में कुलबुला रहा था कि अगर वो जगत नारायण के लिए काम कर रही होगी तो फिर उसकी निगरानी का ख्याल भी ज़रूर रखा गया होगा। और मैं तकरीबन आधे घंटे तक मकान के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा और इस तरह मैं निगरानी वाले मकान के बारे में अपनी तसल्ली करना चाहता था, लेकिन वहाँ मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जिस पर शुबा किया जा सकता। फिर मकान के सदर दरवाजे से गुजरते वक्त मुझे किसी ने मध्यम आवाज़ में पुकारा और मैंने दानिश की आवाज़ पहचानने में कोई गलती नहीं की। आ जाइए सर, लाइन अब क्लियर है। और मैंने अंदर दाखिल होने से बेशतर एक बार फिर दाएं बाएं देखा, लेकिन कोई मुश्तबा शख्स नज़र नहीं आया। क्या पोजीशन है? मैंने अंदर दाखिल होने के बाद दानिश से दरियाफ्त किया। आप खुद ही चलकर देख लें, दानिश ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। और मैं उसके साथ कदम बढ़ाता हुआ एक रोशन कमरे में दाखिल हुआ तो निदा वहां एक कुर्सी से बंधी हुई नजर आ गई। दानिश ने फौरी तौर पर उसके दुपट्टे का इस्तेमाल किया था जिससे वो खोए कश्मकश में मुब्तला थी, लेकिन मुझे देखते ही इस तरह चौंकी कि उसे करंट छू गया हो और कमरे में वह तन्हा ही नजर आई।
اس کی ख्वाबगाही थी जो हर किस्म की आराइश और आसान सामानियों से मज़य्यन नजर आ रही थी। आम और औसत दर्जे का भी शख्स इन कीमती अशिया को अफोर्ड नहीं कर सकता जो वहां नजर आ रही थी। और निदा इस वक्त नाइट गाउन में थी और जिसने उसके हुस्न को कुछ ज्यादा ही उजागर कर दिया था। बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने दानिश से सरगोशी की। एक खान सामा टाइप की नफरी ऊपर है जिसे मैंने फिलहाल 3 घंटों के लिए इतना तफीर कर दिया है कि अगर उससे एक लम्हे की देर हो जाती तो उसके हाथ में छुपा हुआ मुझे अदम आबाद पार्सल कर देने के लिए बहुत काफ़ी होता। और मेरा ख्याल है कि वह सिर्फ खान सामा नहीं था, उसके अलावा पूरे मकान में कोई और मौजूद नहीं। और निदा मुझे फटी फटी निगाहों से देख रही थी। गुस्से जल्लाहट किसी मिली जुली कैफियतों ने उसकी हुस्न में इजाफा कर दिया और प्रोफेसर की लेबॉर्ट्री के मुकाबले में इस वक्त वो ज्यादा मासूम और कम सन नजर आ रही थी। तुम बाहर का ख्याल रखो, जगत नारायण के आदमी यहाँ किसी भी लम्हे पहुंच सकते हैं। आप मुतमिन रहें सर, आप तक पहुंचने से बेशतर उन्हें मेरी लाश पर से ही गुजरना होगा। और दानिश ने घिसा पट्टा जुमला अदा किया और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। निदा इतनी देर में अपने आसाब पर खासा काबू पा चुकी थी और खुद को दुपट्टे की बंदिशों से आज़ाद करने की कोशिश भी उसने तर्क कर दी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसने मुझे घूर कर देखते हुए सवाल किया। हम तुम्हारे हमदर्द और दोस्त हैं और फौरी तौर पर तुम्हें एक बड़े खतरे से बचाने के लिए यहाँ की जानब खाने की खातर आए हैं। और मुझे भला क्या खतरा लाहक हो सकता है? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। पहचान गई हूँ, वो सपाट लहजे में बोली। तुम वही हो प्रोफेसर इब्रार से मिलने उसकी लेबॉर्ट्री तक पहुंचे थे और वहाँ तुम नहीं थी, तुम्हारे साथ अहमद गौरी भी था। हाँ, वो भी प्रोफेसर के खास आदमियों में शुमार किया जाता है। जानती हो वो इस वक्त कहाँ है? मैंने उसके आसाब को झंझोड़ने की खातर नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया। अपने अपार्टमेंट में होगा, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? इत्तलान अर्ज है कि अहमद गौरी इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। और मैंने उसे पूरी तवज्जो से घूरते हुए कहा, उसकी तहवील में वह सिक्का भी बरामद हुआ है जो जगत नारायण के खास आदमियों के पास पाया जाता है। जगत नारायण? उसने हैरत से पलकें झपकाईं। अब किसी ऐसे शख्स से मैं वाकिफ नहीं हूँ और मुझे यकीन है कि तुम गलत बयानी से काम नहीं ले रही हो। और तुम लोग क्या चाहते हो? उसने फिर अपना सवाल दोहराया। हम तुम्हें किसी महफूज मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। क्यों? मुझे क्या खतरा लाहक है? उसने बज़ाहिर मासूमियत का इज़हार किया। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अहमद गौरी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसके पुलिस की हिरासत में होने से मेरी ज़ात को क्या खतरा लाहक हो सकता है? मेरे पास वक्त कम है। मैंने उसे तेज नजरों से घूरा। अगर तुम अपनी मर्जी से आबादा ना हुई तो हमें फौरन तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे मौका भी नहीं दिया। क्या वह मशरूब बहुत कीमती था जिसके ज़ाया हो जाने पर अहमद गौरी ने तुम्हें कहर आलूद निगाहों से घूरा था? क्या तुम बताओगी कि जो शख्स तुम्हारे लिए खान सामा के फ़राइद अंजाम दे रहा था उसकी असलियत क्या थी? और मैंने उसे घूरते हुए सवाल किया। क्या तुमने उसे मार डाला? फिलहाल वो बेहोशी की हालत में पड़ा है। मैंने एक अमकानी पहलू पर गौर करते हुए कहा। उसने मेरे साथी को खंजर से हलाक करने की कोशिश की थी। हो सकता है कि उसने तुम्हारे साथ चोर या डाकू समझा हो। मुमकिन है, लेकिन उसके पास किसी खंजर की मौजूदगी की क्या वजह हो सकती है? मैं क्या कह सकती हूँ? और मेरी बात गौर से सुनो मिस निदा, मेरा लहजा कुछ और सख्त हो गया। अहमद गौरी के पुलिस कस्टडी में जाने के बाद अब वो लोग तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि तुम अहमद गौरी के सिलसिले में पुलिस के लिए एक अहम सबूत साबित हो सकती हो। और निदा ने मुझे हैरत से देखा। उसके जहन में यकीनन खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी थी और मशरूब के हवाले ने उसे बौखला दिया। जो खेल वो खेल रही थी, अभी वो अपनी कम सनी की वजह से शायद उसमें ज़्यादा पुख्ता नहीं हुई थी। और कुछ तवक्कुफ के बाद उसने संभाला लेने की एक और कोशिश की। अहमद गौरी और मैं एक साथ काम करते हैं और मैं इसके सिवा उसके बारे में और कुछ नहीं जानती। प्रोफेसर इब्रार हमारे ऊपर इत्मीनान करता है। तुम चाहो तो उसकी तस्दीक बराह रास्त प्रोफेसर से भी कर सकते हो। मैं कोई जवाब देना चाहता था कि बाहर से किसी के दम गिरने के साथ ही कराह की भी आवाज़ उभरी और मेरे जहन में एहसास गोशे में खतरे की सुर्ख बत्ती जलनी बुझने लगी और मैंने तेजी से अपना ऑटोमेटिक निकाल लिया। उसी वक्त दानिश कमरे में दाखिल हुआ। वक्त कम है, वो तेजी से बोला, और मैंने आने वालों की पहली खेप जो 2 नफरी पर मुश्तमिल थी पार्सल कर दिया है। और हो सकता है कि कुछ साथी उसके पीछे भी हों और उनके आने से पहले हमें निकल जाना चाहिए।
और तुम गाड़ी गेट के अंदर ले आओ, बी क्विक। और मेरी हदायत पाकर दानिश दोबारा बाहर की जानब लपका। ये सब क्या हो रहा है? निदा ने बुखलाकर दयाफर किया। ये बातें हमारे रास्ते में या फिर किसी वक्त सुकून से भी कर सकते हैं। फिलहाल तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? उसने कसमसाकर पूछा। बाहर से गाड़ी की आवाज सुनाई दी और दानिश ने शायद वापसी में हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया। एक बात का फैसला जल्द कर लो। मैंने निदा को फैसला कुन लहजे में मुखातब किया। क्या तुम होशो हवास में चलना पसंद करोगी या फिर मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा? नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहती। और उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। और मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे बेहोश ना करना। मुझे बेहोश होने के तस्वर से ही हौल आने लगता है। और फिर उसने कोई मज़ाहमत नहीं की और मैं उसे तकरीबन घसीटता हुआ बाहर निकला। हम पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो दानिश ने तेजी से गाड़ी बाहर निकाली और फिर एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बेतदरीज बढ़ाते हुए बोला, किधर चलना है सर? जहां मलिहा को रखा गया है वो जगह ज्यादा महफूज रहेगी, लेकिन इस तरह तो बास को हम ये बात उससे पोशीदा में नहीं रख सकते। और जवाब में दानिश ने गाड़ी का रुख फार्म हाउस की तरफ मोड़ा और फिर बरक रफ्तारी का मुजाहरा करने लगा। और मैंने तुम्हारे ऊपर आंख बंद के एतबार किया है, निदा ने सहमे हुए लहजे में सरगोशी की। और तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। अगर यही मकसूद होता तो इतनी तगो दो की क्या जरूरत थी? और मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया, तुम्हें नहायत आसानी से गला घोंट कर भी खत्म किया जा सकता था। ठीक है, अब मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूं, उसने मुर्दा सी आवाज में कहा। अहमद गौरी को तुम कब से जानती हो? तकरीबन उस वक्त से जब मैंने प्रोफेसर की मुलाजमत इख्तियार की थी। और उसने कुछ तामल के बाद जवाब दिया, वो एक तरह से मेरा मौसन भी है, इसलिए कि मुझे उसी की सिफारिश पर मुलाजमत मिली, वरना प्रोफेसर अपने आसपास अजनबी चेहरों को देखना भी गवारा नहीं करता। और तुम्हें कितनी तनख्वाह मिल रही थी? 5,000। उसके अलावा काम की तकमील के बाद अहमद गौरी ने तुम्हें कितनी रकम देने का लालच दिया था? मैं समझी नहीं। उसने एक बार फिर खुद को बचाने की राह इख्तियार की। तुम किस काम की तकमील की बात कर रहे हो? मशरूब में असाब शिकन दवा कौन मिलाता था? मैंने सर्द लहजे में सवाल किया। क्या तुम्हारा ताल्लुक पुलिस या महकमा सुरागरसानी से है? और मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने उसे इस बार ज्यादा करख लहजा इख्तियार किया। मैं नहीं समझ सकी कि तुम बार बार मशरूब के बारे में। साजिद, मैंने उसका जुमला नजरअंदाज करके दानिश को मुखातब किया और अंदाज थक माना था। गाड़ी को नहर वाले पुल के नशीब में ले जाकर रोक देना। और मैं भी यही मशवरा देना चाह रहा था सर, दानिश ने मेरा मफहूम समझते हुए सफाक अंदाज में कहा। हमारे लिए इस लड़की का क्विक डिस्पोजेबल ही ज्यादा मुनासिब होगा और यह शराफत से कुछ कबूल करने के मूड में नहीं है। और हम सिर्फ इसके एक की खातिर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते और अभी कुछ काम निपटाने भी हैं। वैसे नहर वाला पुल इसी काम का मुनासिब है। नहीं नहीं, निदा जल्द ही टूट गई। मुझे बातें मत करो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें बता दूंगी। क्या तुम्हें इल्म है कि अहमद गौरी प्रोफेसर को वो मशरूब देता था? हाँ, वो मुर्दा सी नहीफ आवाज में बोली। और उसके प्रोफेसर के ज़हन को कमजोर करने के बाद ही कामयाबी हो सकती थी। किस किस्म की कामयाबी? मैंने बददस्तूर सर्द लहजे में सवाल किया। वो दरअसल प्रोफेसर से किसी फार्मूले को हासिल करना चाहता था। क्या उसने ये बात तुम्हें बताई थी? हाँ, एक बार मैंने उसे मशरूब में दवा मिलाते देख लिया था और जिसकी बोतल पर मुर्दा इंसानों की साखुर्दा खोपड़ी के क्रास के निशान के लेबल के अलावा पॉइजन का लेबल लगा हुआ था। और उसके बाद ही अहमद गौरी ने मुझे एतमाद में लेने की खातर सब कुछ उगल दिया था। और मगर साथ ही ये धमकी भी दी थी कि अगर मैंने कभी उस सिलसिले में ज़बान खोलने की कोशिश की और कामयाबी की सूरत में उसे तुम्हें कितनी रकम में देने का वादा किया था? 10 लाख। निदा ने एक सानी की खामोशी के बाद जवाब दिया। और मुझे अपने साथ शामिल करने के बाद वो अपने अलावा अपनी जेब से 10,000 की रकम भी देने लगा। और तुम इस मकान के मुझे निकाला है और वो भी उसी ने मुझे खरीद कर दिया था। तुम्हारे वालदैन ने कोई एतराज़ नहीं किया, मतलब है कि तुम्हारे अलग रहने पर। मेरे वालदैन अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो सर्द आह भरकर बोली। एक बड़ा भाई है जो अमेरिका में मुलाजम रहा है। और इस मकान से पहले तुम्हारा क़याम कहाँ था? एक प्राइवेट किस्म के गर्ल्स होटल में, और उसमें एक मकामी फर्म में बहसीयत टाइपिस्ट थी। और फिर अहमद गौरी से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? महज इत्तेफाक की समझो कि उस रोज़ ट्रांसपोर्टर ना होने के सबब वापसी में कोई सवारी नहीं मिल रही थी और गौरी ने मुझे अपनी कार में लिफ्ट दी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं उसे कोई औबाज शख्स समझकर झिझक रही थी, लेकिन वापसी के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था।
اور پھر راستے میں ہی اس نے مجھے ایک باعزت جاب دلانے کا وعدہ کر لیا، اور 2 ماہ بعد اس نے حسب وعدہ مجھے پروفیسر کی لیبارٹری میں ملازمت دے دی، اور میری توقع کے برعکس وہ ابھی تک مجھ سے بڑی شرافت سے پیش آیا، اور اس نے مجھ سے کبھی کوئی نازیبہ حرکت بھی نہیں کی۔ بہرحال تم دولت کی ہوس میں ملک کے ساتھ غداری کی مرتکب ہو رہی ہو۔ اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میرا اندازہ تھا کہ اس نے مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور پھر بھی میں نے پوچھ ہی لیا کہ احمد گوری نے تم سے کبھی جگت نارائن کا تذکرہ کیا تھا؟ نہیں، اس نے مجھ سے کبھی اس نام کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کس کے اشارے پر پروفیسر سے وہ اہم فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں نے ایک بار دبی زبان میں دریافت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس روز نے پہلی بار غور سے مجھے بڑی سخت لہجے میں یہی جواب دیا کہ میں صرف عام کھانے سے مطلب رکھوں، پیڑ گننے کی کوشش کبھی نہ کروں، ورنہ اس کے نتائج کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی زبان بند کر لی، اور جو رقم وہ مجھے دے رہا تھا وہ میرے لیے پرآسائش زندگی گزارنے کے لیے بہت کافی تھی۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ کے تصور نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اور میری بات کا یقین کرو کہ میں نے جو کچھ کیا اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ گوری کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر بے بس ہو گئی۔ وہ خان سامہ بھی اسی نے میرے خاطر ملازم رکھا، اور اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ شاید وہ بھی گوری ہی کا کوئی خاص آدمی ہوگا جسے میری نگرانی پر معمور کیا گیا تھا۔ اور ہو سکتا ہے میں نے مختصراً جواب دیا، اور پھر کچھ سوچ کر بولا، تم میری اجازت کے بغیر اپنی کہانی کسی اور کو سنانے کی غلطی نہیں کرو گی، ورنہ میں تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اور وہ جواب میں سسک کر رہ گئی، اور میں ندیم کے فارم ہاؤس پہنچا تو راجو وہاں موجود تھا۔ ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس ایک خوبصورت اور کم سن لڑکی کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ چونکا۔ خیریت تو ہے جناب؟ اس نے تشویش طلب انداز میں دریافت کیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا نیچے 1 سے زیادہ کمرے ہیں؟ میں نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ حکم دیں جناب، مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر گنجائش ہو تو اسے کسی دوسرے کمرے میں پہنچا دو، ورنہ پھر ملیحہ کے ساتھ چھوڑ دو۔ اور میں نے سنجیدگی سے کہا، دوسری صورت میں تمہیں سیکرڈ ڈویژن پر اپنے کسی خاص اور قابل اعتماد آدمی کو تعینات کرنا ہوگا، جو دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے ایک ایک لفظ کو نہ صرف سنتا رہے بلکہ ریکارڈ بھی کرتا رہے۔ ایک سائیڈ روم خالی ہے، راجو نے کہا، اور میں اسے وہیں ایڈجسٹ کیے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک آدمی بھی تعینات کیے دیتا ہوں۔ گڈ۔ میں نے راجی کو تعریفی نظروں سے دیکھا، اور پھر ریسٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں جا کر ندیم کو ندا کے بارے میں مختصر طور پر آگاہ کرنے لگا۔ اور میرا خیال ہے کہ اب تم کچھ زیادہ پر اصرار ہوتے جا رہے ہو، ندیم نے مکمل تفصیل سننے کے بعد کہا۔ کیا مطلب؟ سراج کا فون کئی بار آ چکا ہے، اور وہ تم سے فوری طور پر گفتگو کرنا چاہتا ہے، ندیم نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کل تمہاری کال کرانی تم پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے، جو تم نجومی بھی بن گئے، اور تمہاری چھٹی حس بھی حیرت انگیز طور پر ناقابل یقین انکشاف کرنے لگی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، میں نے سادگی سے کہا۔ مجھے ندیم کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ سراج نے اسے مکمل تفصیل بتا دی ہوگی۔ تمہارے فارم ہاؤس جانے کی اطلاع مجھے ماسٹر کی کے ذریعے مل چکی ہے، اور ندا کے مکان پر جو 3 آدمی بے ہوشی کی حالت سے 2-4 ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ جگت نارائن کے گروہ سے، میں نے کہا، اور پھر مجبوراً دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، کالکا نے بر وقت مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ احمد گوری کی حراست میں جانے کے بعد وہ ندا کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور انہیں خدشہ تھا کہ ندا جیسی کم عمر لڑکی پولیس کے سامنے زیادہ دیر تک زبان بند نہیں رکھ سکے گی۔ اوہ، گویا تم نے ندا کا مطالعہ بہت قریب سے کیا ہے۔ ڈونٹ بی سو جیلس، میں نے مسکرا کر لائن ڈسکنیکٹ کی، اور پھر سراج کے نمبر ملا کر اس سے گفتگو کرنے لگا۔ اور سراج نے دوسری باتوں کے علاوہ ان 6 عدد لاشوں کا بھی ذکر کیا جو مسافاتی علاقے کی سمت جانے والی روڈ پر سرسوں کے کھیت سے اور قرب و جوار سے برآمد ہوئی تھی، اور میرے لیے وہ اطلاع کوئی نئی نہیں تھی، اور پھر بھی میں نے خاموشی سے سنتا رہا۔ احمد گوری کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ میں نے تفصیل سننے کے بعد دریافت کیا۔ وہ ابھی تک زبان بند کیے ہوئے اور اپنے سابقہ بیان پر اڑا ہوا ہے، سراج نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر بولا، مسٹر شہباز، میں فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص بات؟ آپ کی چھٹی حص میں جو بات آئی تھی وہ حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئی۔ کون سی بات؟ میں نے انجان بن کر سوال کیا۔
कहीं आप फिर मजाक उड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं नहीं मान सकता, सिराज ने संजीदगी से कहा। गालिबन कुछ मख्फी कुव्वतें आपकी रहनुमाई कर रही हैं। हैरत है, जो बात मेरे इल्म में अभी तक नहीं आई वो आप तक किस तरह पहुंच गई, और मेरा इशारा आसफ की अगवा शुदा माँ और बहन की जानब है। तो क्या आपको वाकई असल वाकयात के बारे में? प्लीज मिस्टर सिराज, मैंने उसकी बात काट कर कदरे नाखुशगवार अंदाज इख्तियार किया। आसफ की गिरफ्तारी के सिलसिले में भी आपने इल्मे नजुम के मेरी ज़ात पर बिला वजह मंसूब करके अच्छा खासा मजाक किया था, और मेरे लिए वही बहुत है। और अब कोई नया शोशा ना छोड़िएगा प्लीज़। और मैंने लाइन मुंतकी कर दी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि मेरे जवाब ने सिराज के जहन पर क्या असरात मुरतब किए होंगे। वो शख्स जो मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ खासा कवियल हबसा वाक़या हुआ था, और आफस गार्ड और नवार्द एक ही साथ आगे पीछे आई, और मुझे सूरत हाल समझने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। और मेरा सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त भी आने वाले को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन नवार्द उसके बस का रोग नहीं था। क्या बात है? मैंने गार्ड को मुखातब किया। साहब, ये शख्स मेरे रोकने के बावजूद तुम रोकोगे मुझे? नवार्द ने अजीब अंदाज में मुस्कुराकर गार्ड से कहा। और तूफान के सामने तो बड़े बड़े मजबूत बंद टूट जाते हैं, और मेरा और तुम्हारा मामला तो चिंगार पहाड़ और गुलहरी जैसा है। और अपना वक्त ना बर्बाद करो, जाओ बाहर दरवाजे पर राइफल पकड़े खड़े रहो, वहीं सजते हो, लेकिन बिला वजह खर्च हो जाओगे मेरे हाथों। नवार्द के तेवर अचानक खराब हो गए, और फिर उसने का मामूली झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो गार्ड लड़खड़ाकर गिर गया, और जोरदार झटका लगा होता तो वो राइफल समेत जमीन बोस भी हो सकता था। कौन हो तुम? मैंने गार्ड को बाहर जाने का इशारा करके नवार्द को मुखातब किया, लेकिन उसके साथ ही पांव से मेज के कोने में ऊपर की जानब लगी हुई उस स्विच को भी ऑन कर दिया, जिसके बाद अब आपस में होने वाली गुफ्तगू मेरा दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी सुन सकता था, जो एक महफूज साइड रूम में मौजूद रहता था। और उसको रेड अलर्ट देने के वास्ते ही वो स्विच मैंने इस तरह लगवा कर रखा था कि दफ्तर की सफाई करने वाला भी उससे वाकिफ नहीं था। दूसरे गार्ड को कब्ल अज वक़्त ही ताकीद कर दी गई कि मेरे एक मखसूस कोड वर्ड को सुनने के बाद अपने कमरे से बाहर आकर किसी किस्म की मुदाखलत की कोशिश ना करे, और उस चोर सोच का बंदोबस्त भी मैंने जगत नारायण के दुश्मनी के बाद ही किया था। क्या बैठने को नहीं कहोगे? नवार्द ने मुझे घूरते हुए सवाल किया। आने का मकसद बयान करो। मैंने उसकी बेहुदा तर्ज तखादब को नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से कहा। मुझे मेरे साथी ब्लैक पैंथर के नाम से याद करते हैं, और वो मेरी इजाज़त के बगैर ही एक कुर्सी पर बैठता हुआ सर्द लहजे में बोला, और मुझे तुम्हारे साथ एक अहम कारोबारी बात करनी है। क्या बिजनेस करते हो? जिंदगी और मौत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूँ, वो बेजिगरी से बोला। इस कारोबार में खर्च और कम और मुनाफा ज़्यादा होता है, और कभी कभी तो बिजनेस के किसी एक ही ट्रांसैक्शन में लाखों का फ़ायदा हो जाता है। किसी मकान या दफ्तर में बिला इजाज़त और ज़बरदस्ती दाखिल होने की सज़ा जानते हो? मैंने उसे तेज़ नज़रों से घूरा। मेरा ख्याल था कि तुमने जंगली जानवरों के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर सुन रखा होगा, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे मायूसी हुई। वो बेतकल्फ़ी से बोला। तुम्हारी मालूमात के लिए ये बता दूं कि ब्लैक पैंथर चीते की सबसे खतरनाक किस्म को कहा जाता है। इंतहाई फुर्तीला, चालाक और बरक रफ्तारी से दरिंदा होता है, जिसका रेट जिम का रबट का नाम तो सुना होगा। तुमने आदमखोर चीतों को मारने के सिलसिले में उसने बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की थी। बिला शिरकत गैर वो आज भी अपने फ़न का बेताज बादशाह तस्लीम किया जाता है, लेकिन वो भी ब्लैक पैंथर को नहीं मार सका। और अगर तुम्हारी तहमीद ख़त्म हो चुकी हो तो खुलकर बात करो। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, और मैंने बताया ना कि मैं तुमसे कारोबारी बातें करना चाहता हूँ। क्या चाहते हो? बोशन का ख्याल खुर्च कर जहन से निकाल दो, उसने सर्द और सफाक लहजे में कहना शुरू किया। आसफ के मामले में टांग फंसाने के ख्याल से बात आ जाओ, और अहमद गौरी के बारे में तुमने जो कदम उठाया था उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इस शर्त पर कि निदा की फ़ौरन वापसी कर दो और दोबारा प्रोफेसर की लेबॉर्ट्री तक नज़र उठाने की भी हमाकत ना करना। और तुमने बीक वक़्त 4 मुतालबे किए हैं, और मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया। तुम अगर कारोबार करने आए हो तो ये भी जानते होगे कि उसकी कामयाबी का इन्हिसार कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होता है। तुम्हारी क्या डिमांड है? वो मुझे तेज नजरों से घूरते हुए बोला।
जगत नारायण को मेरे हवाले कर दो, असली सूरत उसके इवज में तुम्हारी मुतालबात पर गौर कर सकता हूँ। बहुत खूब, वो मुस्कुराया और फिर किसी जहरीले सांप की फुनकार के साथ बोला, तुमने वो मुहावरा तो जरूर सुना होगा कि जहाँ घी सीधी उंगली से ना निकले वहां। मैं भी इसी मुहावरे का कायल हूँ, मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। इसके अलावा कभी कभी मैं गिरदा नशीमन और रोज के असूलों को भी अपनाने से गुरेज नहीं करता। और जिंदगी तुम्हें ज्यादा अजीज नहीं है शायद, वो पहलू बदल कर बोला। डीएसपी सिराज के बल बोते पर ना अकड़ना, हम जब उसे किसी चूंटी की तरह पैरों के तले मसल सकते हैं। और सिराज को पुलिस के महकमे में 007 की बजाय 0V8 के नाम से भी ज्यादा याद किया जाता। और मैंने मौके की मुनासबत से फायदा उठाते हुए दूसरे गार्ड को कोड वर्ड में पैगाम देते हुए कहा कि वह मुजरमों की खुशबू को सूंघने में भी बड़ी कुव्वत रखता है और उनके दरमियान तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती। गोया तुम शराफत से मेरे साथ कारोबार नहीं करोगे। मेरी डिमांड अब भी वही है जगत नारायण, तुम शायद उसके कारिंदे हो, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं उससे बराह रास्त कभी नहीं मिला और कोई भी नहीं जानता कि उसकी असलियत क्या है, कौन है, कहाँ रहता है। और उसने साफ गोई से जवाब दिया। और उसकी जन्म से बस फोन पर कोई हुक्म मिलता है और हो सकता है कि सिर्फ उसके नाम का हवाला दिया जाता हो। बहरहाल उसके हुक्म अदूली सिर्फ और सिर्फ एक सजा होती है, मौत। और हो सकता है कि तुम्हारे ख्याल में वो पसंदीदा शख्सियत का मालिक ना हो, बल्कि हम जैसे लोग उसकी पूजा करते हैं। जानते हो क्यों? वो हमारी कारकर्दगी के सिलसिले में हमारी तवक्का से कहीं ज्यादा माल देने का आदी है। और रकम किस सूरत में अदा की जाती है? मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। कोई ना कोई शख्स तो अदायगी करता होगा। मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मुआवजा खत्म हो जाने के बाद दूसरे ही दिन मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। और तुमने अपने अकाउंट में भी ब्लैक पैंथर के नाम से खोल रखा है। शहबाज खान, वो यकलक थत्ते से उखड़ गया। तुम मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो और तुमने मुझसे 4 मुतालबात किए थे, लेकिन मैं उनमें से सवाए आसफ के अलावा बको मत, वो आपे से बाहर होने लगा। आसफ की माँ और बहन मेरे पास थी, लेकिन अब नहीं हैं, और उन दोनों को हैरत अंगेज तौर पर किसी तरह बाजियाब करके पुलिस तक पहुंचा दिया गया है। और तुमने ब्लैक पैंथर को छेड़कर अपनी मौत को दावत दी है। हैरत है, मैंने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की। अभी तुम मुझे ब्लैक पैंथर की हैरत अंगेज और फुर्ती और चालाकी के बारे में कुछ बता रहे थे, और फिर सीधी तरह खुल जाओ, वो मेज पर मुक्का मारकर बोला। अगर मैं ये कहूं कि आसफ की किसी माँ और बहन के सिलसिले में पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं, तो क्या तुम यकीन करोगे? और मैंने जानबूझकर कदरे नरम अंदाज में सवाल किया, और जवाब में वो मुझे तेज नजरों से यूं घूरने लगा जैसे उसकी निगाहें मेरा सच और झूठ का एक्सरे कर रही हों। और फिर उसकी सर्द और आवाज दोबारा उभरी, तुम प्रोफेसर की लेबॉर्ट्री किस गरज से गए थे? मार्गरेट की मौत के बाद से प्रोफेसर से मेरी गुफ्तगू फोन पर होती रहती है, और मैंने बहुत खूबसूरती से बात बनाते हुए जवाब दिया। उस रोज प्रोफेसर ही ने मुझे बुलाया था कि वो शायद मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। क्या मतलब? मुलाकात के वक्त अहमद गौरी हमारे सर पर मुसल्लत था और प्रोफेसर उसकी मौजूदगी में कुछ कहने से गुरेज कर रहा था। और उसके बाद तुम सना अपार्टमेंट में अहमद गौरी के पास क्या करने गए थे? बिजनेस। मैंने बड़ी राजदारी से सरगोशी की। जो अफराद प्रोफेसर अबरार के फार्मूले को हासिल करना चाहते हैं, उन्हें हमारे पड़ोसी मुल्क ने करोड़ों की ऑफर दे रखी है, और मैंने उसमें हिस्सादार बनने का फैसला करने के बाद ही अहमद गौरी से मिलने का प्रोग्राम बनाया था। क्या प्रोफेसर ने तुम्हें उस फार्मूले के सिलसिले में कुछ कहने को बुलाया था? मुझे कीना तोड़ नजरों से घूर रहा था। हो सकता है, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ब्लैक पैंथर तुम्हारी बातों में आ जाएगा? और वो मेज पर कोहनी टिका के आगे की तरफ झुकता हुआ कौन ख्वार लहजे में बोला, क्या यह गलत है कि तुमने JN के 6 कीमती आदमियों को मौत के घाट उतारा है? क्या तुम निदा के बारे में वाकई इतने ही मासूम हो जितना बनने की कोशिश कर रहे हो? और मैं तुम्हारी बात समझने से कातर हूँ।
और मैंने उलझते हुए कहा, अगर तुम्हारी JN के आदमी हमेशा चौकस रहने के आदी हैं तो फिर उन्होंने मुझे किस तरह नज़रअंदाज कर दिया? क्या वो मुझे घेर कर ख़त्म नहीं कर सकते थे, या वो दूर दूर रहकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे? और अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करने की कोशिश करो और मुझे यकीन है कि तुमने सिर्फ JN की कही हुई बात पर इत्मीनान कर लिया और मुंह उठाकर यहाँ दौड़े चले आए। वो एक लम्हे तक मेरी बातों पर गौर करता रहा और शायद वो अपने तजर्बे की कसौटी पर मेरा सच और झूठ को परखने की कोशिशों में मसरूफ था। और अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वो थोड़ी तवक्कुफ से सपाट लहजे में बोला, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, सीधी तरह या फिर ज़बरदस्ती। और मेरे लिए तुम्हारी बकवास की तस्दीक करनी अब ज़रूरी हो गई है। और उसी वक्त इंटरकॉम की सुर्ख बत्ती ब्लिंक करने लगी। ये दरअसल इस बात का सिग्नल था कि मेरे गार्ड्स पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने ब्लैक पैंथर के बारे में मुझे भी अतला मतला कर दिया था। और मैंने इंटरकॉम की तरफ बेपरवाही से हाथ बढ़ाने की कोशिश की। नहीं, ब्लैक पैंथर ने मेरे सफाक अंदाज में घूरा, जब तक मैं इस कमरे में मौजूद हूं तुम किसी का कोई कॉल रिसीव नहीं करोगे। और तुम, मैंने इस बार उसे सख्त नजरों से घूरते हुए बेपरवाही से कहा, अब शायद तुम अपनी हदूद से फलांगने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दे सकता हूं। और उसका जवाब फैसला कुन और सफ लहजा सफाक था, या तो खुलकर उसकी बात करो या फिर मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाओ। और दूसरी शक्ल में तुम क्या करोगे? उसका तजर्बा तुम्हें 5 मिनट बाद ही हो जाएगा। तुम भूल रहे हो कि मेरा एक गार्ड इस बात से वाकिफ हो चुका है कि तुम मेरे ऑफिस में किस अंदाज से दाखिल हुए थे, और मैं इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करता। मौत और जिंदगी का खेल मेरे लिए किसी दिलचस्प मशगले से कम नहीं। और ब्लैक पैंथर अपना जुमला मुकम्मल करने से पहले ही उछल कर खड़ा हो गया। उसने सिराज और उसके साथियों को अंदर दाखिल होते देख लिया और फौरी तौर पर उसके दोनों हाथ फिजा में भी बुलंद हो गए थे। शायद उसने खुद को सरेंडर करने का इरादा कर लिया। इसे हथकड़ी लगा दो, सिराज ने अपने साथ आए हुए इंस्पेक्टर को हुक्म दिया। और पुलिस को एक तवील अरसे से इसकी शिद्दत से तलाश थी। रुक जाओ इंस्पेक्टर, ब्लैक पैंथर ने हाथ फिजा में किए किए थकमाना अंदाज में कहा, अगर तुम में से किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं वह जहरीला कैप्सूल चबा लूंगा जिसका तमाशा तुम एक बार पहले भी देख चुके हो। और इंस्पेक्टर के बढ़ते हुए कदम रुक गए। उसने रुक कर दूसरों के हुक्म के लिए सिराज की जानब देखा। और मैं वादा करता हूं कि अगर तुमने पुलिस के साथ ताआवुन किया तो मैं तुम्हारी सजा में तखफीफ कराने की भरपूर कोशिश जरूर करूंगा। जेल और हवालात, वो अजीब मज़का खेज अंदाज में मुस्कुराया। तुम भूल रहे हो डिप्टी कि पैंथर सिर्फ अपनी खचार में रहने का आदी होता है। कोई पालतू जानवर नहीं होता जिसे पिंजरों में बंद किया जा सके। और छोटे मोटे सर्कस में चाबुक के इशारे पर अमल करने वाले दरिंदों के बारे में तुम क्या कहोगे? सिराज ने कहा था। और उन जबरों में जहरीला कैप्सूल नहीं होता, वरना शायद वो तुम्हारे 2 कौड़ी के तमाशा दिखाने वाले उन दरिंदों को जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसने मैनी खेत अंदाज में कहा, और वैसे भी मेरे नजदीक किसी को धोखा देकर जाल में फांसना मर्दों का शेवा नहीं होता। और मर्द वो होता है जो मचान की बजाय जमीन पर खड़ा होकर उन दरिंदों की आंखों में आंखें डालकर ललकारने की हिम्मत करता है।